डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि प्रीवियस सेशन के अंदर आपको प्रोविजन पढ़ाई डिपॉजिट की, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रोसीजर ऑफ डिपॉजिट, राइट। तो प्रोसीजर और प्रोविजन में अंतर क्या है? सबसे पहले अगर मैं इन दोनों का डिस्कस करूं तो आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि जब कोई कंपनी डिपॉजिट निकालने के पहले, डिपॉजिट के थ्रू लोन लेने के पहले किन किन कंडीशंस को देखती है, जब मैं उन मुद्दों की बात करता हूं तो यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। लेकिन जब भी अब कंपनी जब डिपॉजिट निकालती है, यानी डिपॉजिट के थ्रू लोन लेने के लिए डिसाइड करती है कि हमें लोन लेना है क्योंकि हमने प्रोविजन फुलफिल कर दिए, तो अब हमें वो स्टेप बाय स्टेप कौन सी वर्क करने हैं वो जब मैं पढ़ता हूं तो उसको बोलते हैं प्रोसीजर रिगार्डिंग, बोलो क्या, डिपॉजिट्स। ओके क्लियर बच्चा लोग? तो दोनों में अंतर क्या है आपको समझ में आ गया होपफुली। एक मिनट, कुछ मिसिंग हो रहा है, फाइल मिसिंग है, एक मिनट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है, अब कंपनी जब डिबेंचर निकालने को सोच रही है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप वो वर्क क्या करना चाहती है, वो स्टेप बाय स्टेप लॉ ने उसको वर्क क्या दिए हैं वो अपन जब हम करते हैं तो इसका मतलब है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, सॉरी प्रोसीजर फॉर इनवाइट फॉर डिपॉजिट्स ओनली, फॉर डिपॉजिट नॉट इशू ऑफ डिबेंचर। ओके, डिपॉजिट, यस। तो डिपॉजिट क्या है? एक शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म सोर्स है किसका, बोरोड कैपिटल का, जिससे कंपनी लोन लेती है आम जनता से। इसका मिनिमम पीरियड कितना है, 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ, इससे ऊपर वो लोन ले सकती नहीं है। तो कल आपकी टेस्ट शायद इसी के ऊपर है ना कि इंग्लिश के ऊपर है? अच्छा, इशू ऑफ डिबेंचर के ऊपर है, ओके यस ठीक है। चलिए शुरू करें। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, क्या, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और मेंबर्स। अब वैसे आपके बुक में अगर आप देखोगे तो ये दो प्रोसीजर दी हुई है आपको बुक के अंदर, हमने उसको मर्ज कर दिया क्योंकि मैंने आपको बताया क्या है, दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट बस। अगर कंपनी इनवाइट कर रही है पब्लिक को तो कंपनी जारी करेगी एज अ एडवर्टाइजमेंट जो प्रोस्पेक्टर का काम करेगा, और अगर कंपनी पब्लिक से न लेते हुए एग्जिस्टिंग मालकों से लोन लेना चाहेगी तो कंपनी अब सिर्फ अपने वेबसाइट के अंदर सर्कुलर जारी करेगी, बस। क्लियर पिक्चर? बाकी कोई स्टेप में अंतर नहीं है। तो अंदर मैटर में भी आपको ऐड या सर्कुलर रिप्लेस करना पड़ेगा, बस। समझा आपको? क्लियर? तो इसलिए दो क्वेश्चंस मेरे को लगा नहीं कि आपको दूं, मेरा काम था आपको डेटा कंप्रेस करके देना, इसलिए आपको मैंने दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक ही क्वेश्चन करके दिया है। या ये प्रोसीजर चाहे पब्लिक की हो चाहे मेंबर से क्यों न हो, दोनों में स्टेप सेम यूज करना। शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोसेस की शुरुआत पहला स्टेप होता है बोर्ड मीटिंग या बोर्ड रिजोल्यूशन। पूछो क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन के बिना पता भी नहीं मिलता कंपनी के अंदर, तो कंपनी का सेक्रेटरी अपने मन मुताबिक कुछ कर सकता क्या? क्यों? क्योंकि ही और शी इज एन एम्प्लॉय। कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव किसके पास है? बोर्ड ऑफ। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमेशा कोई भी रहे, कोई भी, या तो बोर्ड रिजोल्यूशन या बोर्ड मीटिंग, ये चाहिए। ओके क्लियर? पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनीज। अब बताओ एलिजिबल कौन सी कंपनी रहेगी जो प्रोविजंस पूरी फुलफिल करके आएंगी? कौन सी? जो मैंने आपको कल पढ़ाया, ये वाली टर्म्स एंड कंडीशंस। ए बच्चा लोग, ये वाली टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने कल पढ़ाई ना, ये जब कोई भी कंपनी फुलफिल कर देगी तो वो बन जाएगी एलिजिबल कंपनी, है जो हक वाली कंपनी है, जिसको सच में हक है क्या? डिपॉजिट के थ्रू लोन लेने का। कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब यहाँ पे अगर आया प्रोसीजर फॉर मेंबर्स तो यहाँ पे फ्रॉम मेंबर क्या ना, मेंबर्स। समझा आपको? क्लियर है? बार बार पब्लिक मेंबर, 4 वर्ड आपको रिप्लेस करना है, मेंबर या पब्लिक, दूसरा आएगा एड या सर्कुलर, बाकी पूरा मैटर सेम चलन देना। ओके क्लियर? हाँ। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक आइदर मेंबर्स। पहला, बोर्ड मीटिंग। होल्ड बोर्ड मीटिंग। जब तक कंपनी का सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग हेल्ड नहीं करता है, उसमें रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, तब तक ये निर्णय नहीं होता है कंपनी के अंदर कि कंपनी लोन ले डिपॉजिट के थ्रू। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू पास रेजोल्यूशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक आइदर मेंबर्स। द
the detail of amount of deposit, terms and condition of issue of deposit, etc. and date of to hold a general meeting to seek shareholders approval is decided. इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होगा? पहला अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना लोन चाहिए, कितना लोन लेना है पब्लिक से या मेंबर से. दूसरा शर्तें, सारी शर्तें, इंटरेस्ट क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिडम्पशन मेथड ऑफ अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट के अमाउंट क्या है, रिडीम करना है अपने को, देना है पेमेंट रेगुलर इंटरवल में कि मैच्योरिटी डेट पे. जनरली इसका जो इंटरेस्ट है वो एट मैच्योरिटी डेट में मिलता है. पूछो क्यों? शॉर्ट टर्म है, क्या है? तो कंपनी का दोस्ती पूरा जब मूल रकम देंगे वापस उसी के साथ इंटरेस्ट दे देंगे. और डिबेंचर का समझिए, डिबेंचर का रेगुलर इंटरवल पे होता है 6-6 महीने 12-12 महीने में. पूछो क्यों? क्योंकि डिबेंचर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट 10-10 साल चलता है. इसलिए ये कौन सा मेथड है वो पहले ही आपको एड के अंदर बताएगी. तो वो डिस्कशन कहाँ होता है? बोर्ड मीटिंग के अंदर. ओके क्लियर? उसके बाद डेट टू होल्ड अ जनरल मीटिंग. यस, डिपॉजिट लेने के लिए शेयरहोल्डर का भी रिजोल्यूशन चाहिए. यानी सिर्फ बोर्ड से, बोर्ड के पावर का यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है कि कंपनी बोर्ड के पावर को यूज करके क्या करे, डिपॉजिट के थ्रू लोन दे. तो यहाँ पे इसलिए शेयरहोल्डर का अप्रूवल भी चाहिए. और शेयरहोल्डर के लिए 2 मीटिंग होती है, यहाँ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यहाँ तो एनुअल जनरल मीटिंग. अगर साल के एंड में ही कर रहे होंगे नियर बाय तो एनुअल जनरल मीटिंग में पूछ लेंगे, और साल के बीच में कर रहे होंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करके शेयरहोल्डर का अप्रूवल करेंगे. कब वो भी देखते हैं कौन सी कंडीशन है उसकी. ओके क्लियर? तो यहाँ पे कब रखना है एनुअल जनरल मीटिंग, ये भी अपने को बोर्ड मीटिंग में ही तय करना है. पूछो क्यों? क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में एजीएमओ रखने के पहले बोर्ड मीटिंग रखनी ही पड़ती है. मैंने आपको बताया था कोई भी मैटर को डिस्कस करना है तो पहले बोर्ड मीटिंग रखना ही पड़ता है. टू सीक शेयरहोल्डर, सीक है ना परमिशन होता है. क्या होता है? सीक है ना हासिल, हाँ लेना, वही लेना, परमिशन लेने के लिए शेयरहोल्डर्स की मीटिंग भी रखी जाती है. ओके, अब सेकेंड से वही है टू होल्ड अ जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पे. टू सीक एंड ट्राई द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कंपनी होल्ड्स अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयरहोल्डर्स, अ स्पेशल रिजोल्यूशन. डिपॉजिट के लिए यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए. अब बताओ नीफ, स्पेशल रिजोल्यूशन कैसे पास होता है? क्यों? अच्छा, कितनी बार लेकिन डिस्कशन हुआ है ना. आप बताओ लक्ष्य. यस, एक्चुअली उसका नहीं हुआ है, सही है, क्योंकि एसपी में सिर्फ इनको बीच मतलब स्टार्टिंग के ही सेशन दिए हुए, फॉर्मेशन स्टेजेस अभी तक. ये बात का स्टेप था आगे का. ओके ठीक है. और साइंस, सॉरी इसको 11 जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो इसलिए ठीक है, समझ सकते हैं हम लोग भी. हाँ, तो जो रिजोल्यूशन 75% से पास होता है, क्या होता है? तो उसको अपन बोलते हैं, जो मोशन 75% से पास होता है उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन. समझा? 3/4 मेजॉरिटी. हर 100 में से 75 लोग हाँ बोलेंगे तो ही कंपनी एलिजिबल है कि डिपॉजिट के थ्रू वो लोन ले सकती है. समझा आपको? क्लियर? टू बी एंड इज टू बी फाइल्ड विद आरओसी. और स्पेशल रिजोल्यूशन की एक कॉपी आरओसी को फाइल करना है, सबमिट करना है अपने को. होल्ड बोर्ड मीटिंग, फिर से बोर्ड मीटिंग रखना है. देखो लिखा हुआ है फिर से, होल्ड आफ्टर गेटिंग शेयरहोल्डर अप्रूवल, बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव ड्राफ्ट ऑफ सर्कुलर और एड. कंपनी का सेक्रेटरी जो ड्राफ्टिंग करेगा सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, बकायदा कंपनी की बैलेंस शीट भी अटैच होती है उसके अंदर. यहाँ बकायदा बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी कौन है उसके अंदर बैठा हुआ है, मैनेजर पावर, वो भी सब उनके नाम होते हैं. पूछो क्यों? अनसिक्योर्ड है तो क्या है ये? तो इसलिए इन्वेस्टर यानी डिपॉजिटर जो है वो देखते कंपनी चला कौन रहा है, सही हाथ में है क्या कंपनी, तो लगाएंगे पैसा, नहीं रहा तो नहीं. इसलिए पूरा ड्राफ्टिंग यानी बनाना होता है. तो कंपनी का सेक्रेटरी जो ड्राफ्ट करेगा, क्या सर्कुलर यहाँ तो एड, दोनों में से कोई भी एक, तो उसको अप्रूवल चाहिए पहले बोर्ड का. किसको ये? फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ डिपॉजिट. और सर्कुलर और एड जो है ये क्या काम करेगा यहाँ पे? एज अ प्रोस्पेक्टर. क्या काम करेगा? अब हालांकि देखा है तो एक मीटिंग हम एक स्टेप और कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग एड और सर्कुलर, लेकिन उसकी नीड नहीं लगी मुझे. ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत स्टेप है. पूछो क्यों? 14 स्टेप दिया ऑलरेडी मैं तुमको, है ना. तो हेलो,
अब 14 स्टेप दिया है मैंने ऑलरेडी। अरे आ रहा क्या समझ तुमको? तो ये बहुत इनफ है, सफिशिएंट है। इसलिए नहीं तो इसलिए तो ये कोई भी 4-5 ऐसे लिख के आएंगे स्टेप्स। बताओ, यानी 8 मार्क वाला ये पैटर्न में नहीं आ सकता मेरे को लग रहा। क्लियर? बट जितनी स्टेप्स है वो तो फॉलो करनी है ना। स्टेप्स हम थोड़ा कम करते। अच्छा 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आते क्या करोगे? तो काम करना, अंदर का मटेरियल कम कर देना और पॉइंट सब शो कर देना, यानी एक एक लाइन में निपटा देना। समझा आपको? क्लियर? लेकिन पॉइंट सारे कवर होने चाहिए, सारे, क्योंकि स्टेप्स है ना, कोई भी काम जब कर रहे हैं हम तो स्टार्टिंग बिगिनिंग टू एंड सब डाल दें उसके अंदर अपने काम। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर। अब ऑफ कोर्स ये तो तुम्हारे ना ड्राफ्ट बुक का ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, मैं तो बोलता पूछो क्यों। अब एड ड्राफ्ट, एक बात बताओ मुझे, एड ड्राफ्टिंग इधर कर दी इसने, बैंकर को अपॉइंटमेंट बाद में कर रहा है, तो बैंकर का नाम डालेगा नहीं तो भाई एड के अंदर? सोचने वाली बात ही नहीं। अरे प्रोस्पेक्टस तो ड्राफ्टिंग बाद में सब होने के बाद होगा ना, पूछो क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टर में नाम सबके डालेंगे। अरे इन्वेस्टर कहां से पड़ेगा, पैसे कहां दूं, किसको दूं मैं? आ रहा को समझ में? तो ये तुम्हारा ना लास्ट ड्राफ्टिंग में अरे भाई फिर भी अच्छा यहाँ पे क्या हुआ होगा, सेकेंड स्टेप में ऐसा हुआ होगा, थर्ड स्टेप में कि वो ड्राफ्टिंग के लिए सिर्फ परमिशन मांग रहा है, यानी भाई आदेश दो तो ड्राफ्ट करूं एड और सर्कुलर। किससे मांग रहा होगा? बोर्ड से। तो थर्ड स्टेप में वो परमिशन शायद मांग रहा होगा इधर। ठीक है, क्लियर समझा आपको? फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर। बैंकर होता है एक इंटरमीडिएट बैंक जिसके थ्रू डिपॉजिटर पैसे डालेंगे, क्योंकि खुद कंपनी या डिपॉजिटर खुद नहीं आते देने के लिए बीच में कौन चाहिए? एक स्पेसिफिक बैंक जिसके थ्रू आप कोई भी ब्रांच में जाके पैसा भर सकते हो अपनी लोन अमाउंट। किसको? कंपनी को देने के लिए जो दे रहे हो आप। कंपनी अपॉइंट अ बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डिपॉजिट मनी। नेक्स्ट है ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, मैंने आपको बताया हुआ, याद करो। हेलो, डिपॉजिटर सबसे ज्यादा इसको देखते हैं, पूछो क्यों? क्योंकि अनसिक्योर्ड है। क्या है? तो अनसिक्योर्ड में सच में पैसा सेफ है कि नहीं? वो एजेंसीज कुछ रेटिंग देती है, AAA, AB, BBB, CCC। पढ़ाया था आपको? अरे पढ़ाया था ना आपको मैंने। ये रेटिंग्स है जो हाई रिस्क सेफली इन्वेस्टमेंट करने का जो रेटिंग देती है एजेंसीज, वो रेटिंग लेती है कंपनी किनसे? रिकॉग्नाइज एजेंसी से। और ये भी काम कौन करता है? कंपनी का सेक्रेटरी। कंपनी अप्रोचेस द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू रेट इट्स डिपॉजिट्स एंड मेंशन इन इट्स सर्कुलर आइदर एडवर्टाइजमेंट। मैं बार बार ऑप्शन क्यों कर रहा हूं, समझा आपको? क्लियर? जहां जहां लिखवा रहा हूं लिखते जाओ, दोनों प्रोसीजर सेम आएंगी। फिर आगे अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज, ये ऑप्शनल है। हेलो, ये स्टेप ऑप्शनल है, पूछो क्यों? अगर कंपनी डिबेंचर डिपॉजिट्स सिक्योर्ड वाले निकाल रही है, जनरल निकालती नहीं है, सिक्योर्ड वाले निकाल रही है, अगर सिक्योर ने क्या, अगर कोई एसेट गिरवी रख रही है तो उसके लिए ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ेंगे। ये ट्रस्टीज कौन होते हैं? इंटरमीडिएट पर्सन जिसके थ्रू हम अपनी एसेट को गिरवी रखते हैं उनके पास, और उनके बीच में, हमारी कंपनी के बीच में डीड बनता है। क्या बनता है? डीड। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है? कंपनी अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टीज, द ट्रस्ट डीड इज साइंड एट लीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द एड और सर्कुलर। तो एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर के 7 दिन पहले एटलीस्ट डिपॉजिट ट्रस्टीज हमारे रेडी होने चाहिए और ट्रस्ट डीड बन के रेडी हो जाना चाहिए। ट्रस्ट डीड क्या है? एक रिटर्न एग्रीमेंट जो कंपनी और ट्रस्टीज के बीच बनती है, जिसमें कंपनी उनको राइट्स देती है कि भैया हाँ, अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो ये बेचकर पेमेंट कर देना डिपॉजिटर्स की। नेक्स्ट है फाइल अ कॉपी विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और ये सर्कुलर की एक कॉपी या एड की एक कॉपी, बच्चा लोग ऑब्लिक करो यहाँ पे, अ कॉपी ऑफ सर्कुलर या एड is filed with registrar of company after 30 days of filing. The companies can issue circular or advertisement. समझा क्या?
नहीं समझा? सर्कुलर जो बनाया ना या ऐड, उसकी एक कॉपी पहले पब्लिक को या पब्लिश करने के पहले आरओसी को देना पड़ता है। पूछो क्यों? रजिस्ट्रार देखता है कि तुमने कुछ घपले बाज तो नहीं किया, अंदर फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन तो नहीं लिखी, सब सही इंफॉर्मेशन लिखी कि नहीं लिखी, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो। वो एक कॉपी पहले मांगता है, उसको अप्रूव करने के बाद 30 दिन के बाद, अंदर की बात है, हाँ बात 30 दिन के बाद आप चाहो तो ये सर्कुलर हेलो और ऐड के थ्रू पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो। पब्लिक को इनवाइट ऐड के थ्रू करेंगे और मेंबर्स को इनवाइट करेंगे सर्कुलर के थ्रू। समझा आपको? क्लियर? पक्का? आगे इशू सर्कुलर और ऐड। फिर कंपनी सर्कुलर जारी कर देती है या ऐड को जारी करती है, काय के लिए? इनवाइट करने के लिए। क्या के लिए? कंपनी हैज टू इशू द एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर आफ्टर 30 डेज, ये तो अपन ऊपर ही पढ़ा, फाइलिंग इट विद द रजिस्ट्रार। द एड हैज टू बी पब्लिश इन 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 1 रेगुलर न्यूज़पेपर। ये हमने प्रोविजन में ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। ओके क्लियर? आगे अपलोड एड और सर्कुलर ऑन द कंपनीज वेबसाइट। देखो यानी यहाँ पे ऐड भी आप चाहो तो अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हो। जिसने नहीं पढ़ा होगा ऐड, तो वो ऐड का ड्राफ्टिंग वाला फॉर्मेट कहाँ पढ़ लेगा? वो सर्कुलर में वेबसाइट पढ़ लेगा। तो इससे मालूम पड़ा कंपनी डिपॉजिट इशू करना चाहेंगी कि नहीं। यानी कंपनी की वेबसाइट उसमें भी आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आफ्टर रिलीजिंग द एड टू पब्लिक या सर्कुलर टू मेंबर, इट हैज टू बी अपलोडेड 1 कंपनीज वेबसाइट्स। तो ऑन द कंपनीज वेबसाइट, सॉरी, तो कंपनी की वेबसाइट के अंदर आप इसको पब्लिश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर पिक्चर? यानी मेंबर को सर्कुलर जाने के बाद भी हेलो पब्लिक के लिए ऐड देने के बाद भी कंपनी अपने वेबसाइट में ऑफिशियल डालेगी ये। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट है कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। और फिर अब जिसको भी पैसे देने होंगे डिपॉजिटर को, एप्लीकेंट को, वो फॉर्म भरेगा। फॉर्म कहाँ मिलेगा? कंपनी के वेबसाइट में। कंपनी के हाँ, वो वेबसाइट से फॉर्म लेगा, वो भरेगा और भरने के बाद जितनी अमाउंट उसको लोन की देनी है, वो लोन की अमाउंट देकर वो कंपनी के बैंकर के पास जाएगा। आपको आने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक स्पेसिफिक बैंक जो आपने सेलेक्ट किया ना, हेलो, वहां पे जाना है, कोई भी ब्रांच में पैसे देना है और फॉर्म देना है, खुद ही कंपनी के पास वो भेजेंगे। कंपनी इन्फॉर्म द बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डिपॉजिट मनी। और इसकी कोई फेस वैल्यू होती नहीं है, आप कितना भी अमाउंट लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो लिमिट जो है वो ऑफरिंग लिमिट से कम होनी चाहिए। वो ऑफरिंग लिमिट से, जैसे हम 5 लाख का आपसे लोन लेना चाहते हैं तो आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हो। आगे इशू डिपॉजिट रिसिप्ट। कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। जैसे ही आप बैंक के पास जाओगे ना, तो बैंक आपको एक रिसिप्ट फाड़ के देगी। वो रिसिप्ट काय की है? ओनली ये एविडेंस है कि हमने आपसे पैसे लिए, लोन बैंक ने लिए पैसे, रिसीव के एप्लीकेशन मनी, रिसिप्ट मनी। और फिर 21 दिन के अंदर आपको एक और रिसिप्ट आएंगी। किससे? कंपनी से। 21 दिन के अंदर, जिस दिन से आपका चेक क्लियर हुआ या तो आपका कैश कंपनी को मिल गया, रिसीव हुआ, उस दिन से 21 दिन के अंदर कंपनी का सेक्रेटरी आप सभी को रिसिप्ट भेजेगा। क्या भेजेगा? उसको बोलते हैं डीआर, डिपॉजिट रिसिप्ट। क्या बोलोगे उसको आप? वो डिपॉजिट रिसिप्ट क्या काम करेगी? एज ए एविडेंस। क्या काम करेगी? ओनरशिप, सॉरी क्रेडिटरशिप। कंपनी के आप क्रेडिटर हो। कौन हो? क्रेडिटर। जैसे डिबेंचर में डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता ना, वैसे डिपॉजिट के अंदर रिसिप्ट मिलती है। क्या मिलती है? क्रिएट चार्ज ऑन एसेट, ये भी क्या है? ऑप्शनल स्टेप है। किसके लिए? ओनली सिक्योर डिपॉजिट के लिए। एक बार जैसे ही पैसा कलेक्ट हो गया तो कंपनी अपना जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ डिपॉजिट के थ्रू, लोन हुआ, वो सिक्योर डिबेंचर अगर इशू करेगी तो ट्रस्टीज के पास उतनी अमाउंट का वो क्या करेगी? एसेट को गिरवी रख देगी। हाँ, 30 दिन के अंदर। If the company issues secure deposit, it has to create a charge on its assets within 30 days of the acceptance of deposit. जैसे अभी 10 लाख का हमने लोन लिया, तो 10 लाख के लोन के अगेंस्ट में मुझे कंपनी को अपनी एसेट गिरवी रखनी पड़ेगी ट्रस्टीज के पास। समझा? डीड में राइट्स पहले मिलते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ एसेट कितनी रखनी है ये आफ्टर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तय होता है।
याद रहेगा आपको? क्लियर? समझा क्या? आगे मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, और फिर बाद में क्या होगा? ये वाली ऑप्शनल स्टेप है। पूछो क्यों? क्योंकि ये ओनली सिक्योर डिपॉजिट के लिए है। कौन सी? एसेट वाली। जनरली 90% कंपनियां अनसिक्योर डिपॉजिट निकालती है। मेक एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, डिबेंचर होल्डर की तरह इनका भी एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होता है बेटा। क्या होता है? क्रेडिटर बुक, जिसमें हर एक डिपॉजिटर की डिटेल इंफॉर्मेशन, उनका नाम, एड्रेस सब होता है। पूछो क्यों? इंटरेस्ट वारंट किसके नाम पे भेजना हमने? तो वो जिसका नाम रहेगा उसी के नाम पे आपका चेक भी आएगा। चेक यानी क्या? पेमेंट वापस करने का जो अमाउंट आएगा, चेक आता है। क्या आता है आपको? चेक भी आएगा, और यहाँ आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट वारंट आएगा। समझा आपको? क्लियर? क्यों कूपन होता है? मैंने कब बोला? बेरर इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना, रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट, ये भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे हम उसको। अरे भाई, अगर डिपॉजिटर्स का डेटा मेंटेन हो रहा है तो इंटरेस्ट वारंट जा सकता है ना, उसमें क्या है? रजिस्टर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट रहे उसके लिए डिविडेंड वारंट या इंटरेस्ट वारंट जाता है, याद करो। कूपन किसके लिए आता है? जिसका कोई डेटा मेंटेन करती नहीं है कंपनी। समझा क्या? यहाँ डिपॉजिट का डेटा मेंटेन है ना। Within 7 days from the date of issue of deposit receipt, secretary has to enter the detail of deposit collected in the register of deposits. तो 7 डिपॉजिट रिसिप्ट के 7 दिन के अंदर, डिपॉजिट रिसिप्ट के भेजने के 7 दिन के अंदर कंपनी हर एक डिपॉजिटर का डेटा अपने बुक में मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर। फिर ये सब पूरा लेखा जोखा रिटर्न में देना पड़ता है आरओसी को, कि हमने क्या क्या कब कब किया, कैसे कैसे किया, सब रिटर्न। उसको बोलते हैं फाइल रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको हम? फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद आरओसी। कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स बिफोर 30 जून एवरी ईयर। यानी साल के बीच में 30 जून के बीच में जितनी बार भी उसने डिपॉजिट दिया होगा वो पूरा रिटर्न उसको भर के देना पड़ता है। किसको? आरओसी को। The return has to be detail of deposit with company as on 31st March. 31st March यानी क्या? प्रीवियस ईयर के 31st मार्च तक जितना भी हमने लोन लिया है उसका 6 महीने के अंदर, यानी 30 जून तक के हमको रिटर्न देना है। यानी हर साल के 31st मार्च तक के जितना डिपॉजिट का लोन लिया है वो उसका रिटर्न 30 जून यानी 6 महीने के अंदर हमको ये सब लेखा जोखा देना पड़ता है। समझा आपको? क्लियर? किसको? आरओसी को। अब इसमें हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, 8वीं स्टेप, सर्कुलर इशू। कंपनी हैज टू इशू एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर आफ्टर 30 days ऑफ द फाइलिंग इट विद द आरओसी। सुनो, ऊपर जो हमने सर्कुलर का एक कॉपी आरओसी को दिया या एड का, दोनों में से भी एक देंगे। पूछो क्यों? मेंबर को अगर लोन लेना है मेंबर से तो सर्कुलर जारी करेंगे, मेंबर के पास नोटिस जाएंगी हर एक मेंबर के पास। और अगर आम जनता से लोन ले रहे तो ऐड करेंगे हम, कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और दूसरा एक रेगुलर पेपर पे, बराबर कि नहीं? तो वो बता रहा है कि जो हम ये करेंगे वो 30 दिन के बाद करना है, यानी आरओसी को सबमिट करने के 30 दिन के बाद आप वो सर्कुलर या ऐड पब्लिक को या मेंबर्स को इशू कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो। समझा आपको? क्लियर? लास्ट स्टेप में क्या बता रहा है कि 31 मार्च हर साल के 31 मार्च तक के, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो भी आपने लोन लिया डिपॉजिट के थ्रू, उसका लेखा जोखा पूरा रिटर्न्स डॉक्यूमेंट बना के 30 जून के अंदर हर साल पे सबमिट करना है। समझा क्या? एग्जाम्पल देखो, हेलो सुनो, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 इनके बीच में मैंने कितनी बार भी लोन लिया हुआ डिपॉजिट के थ्रू, तो उसका पूरा रिटर्न हमको 30 जून यानी 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिल रहा है, 3 महीने के अंदर।
फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने के अंदर हमको आरओसी को पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट देना है। किसका? रिगार्डिंग डिपॉजिट का, हर साल। फिर अगले साल 1 अप्रैल से 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के बीच में हमने जितनी बार भी लोन लिया होगा उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट हमको 30 जून 2024 को जमा करना है, 2024 तक के, इसके पहले। तो एवरी ईयर 30 जून को हमको रिटर्न करना है मार्च तक के, जितना डेटा हमने मार्च तक के लिया है। समझा क्या आपको? क्लियर? मार्च, हर साल के मार्च एंडिंग तक के जितना लोन लिया उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट 30 जून यानी 3 महीने के अंदर देना है। सिंपल। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मुझसे। डन? अच्छा, अब मैं अगर तुम्हारी जगह होता था, यहाँ बुक ड्राफ्टर की जगह होता था, तो मैं ऐसी प्रोसेस नहीं बनाता था। इसमें मैं करता चेंजेस। सुनो क्या, पहला मैं करता बोर्ड मीटिंग होल्ड, बराबर है। दूसरा करता जनरल मीटिंग होल्ड। तुम पेपर में ऐसे लिख के नहीं आना, क्योंकि वो पेपर वाले को इतना दिमाग नहीं होता कि वो समझे हमारी भावनाओं को। हाँ, तुम यही लिख के आना जो बुक में दिया है, फालतू के मार्क्स गिर जाते फिर। तीसरा, मैं यहाँ पे बोर्ड मीटिंग हेल्ड नहीं करता था, मैं यहाँ करता था अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, क्योंकि मुझे सर्कुलर और एड के अंदर लिखना है। तो पहले मुझे कौन है वो तो फिक्स करूँ ना मैं, बैंकर और ये। फिर मैं ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग करता था, यानी पहली स्टेप मेरे हिसाब से ये होती थी, फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप ये होती थी मेरे हिसाब से। तीसरी स्टेप में ये करता था। चौथी स्टेप में क्रेडिट रेटिंग लेता था। ओके, पांचवी स्टेप में ये लेता था ऑप्शनल। ऑप्शनल अगर मैं सिक्योर डिपॉजिट, अगर मैं डिपॉजिट करूँ कंपनी बनकर तो। छठवीं स्टेप में यहाँ पे लेता था ड्राफ्ट, ये सर्कुलर और एड। सातवीं स्टेप में बोर्ड मीटिंग हेल्ड करता था यहाँ पे। और आठवीं स्टेप में फाइल कॉपी ऑफ रजिस्टर सर्कुलर और एड विथ आरओसी, यानी यहाँ से। 9th स्टेप में ये इशू करता था। 10th ये बराबर है, 11th ये चाहिए, 12th फिर ये चाहिए, 13th फिर ये चाहिए, और 14th ये, 15th ये। इस तरीके से मेरे हिसाब से बननी चाहिए थी। समझा आपको? क्लियर? पूछो क्यों? देखो कॉमन सेंस है। पहले हम कंपनी के अंदर बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेंगे, बोर्ड से अप्रूवल ले लेंगे। शोल्डर मीटिंग हेल्ड करेंगे, शोल्डर से अप्रूवल ले लेंगे। तीसरा काम है मेरा बैंकर से अपॉइंट कर देना, ताकि मैं सर्कुलर में लिख पाऊं कौन सी बैंकर या एड के अंदर। चौथा, मैं रेटिंग ले लूं एजेंसी से, ताकि मैं सर्कुलर और उसमें लिख लूं। पांचवा मैं ट्रस्टीज भी अपॉइंट कर लूं, ताकि मैं भी, अगर मैं डिपॉजिट सिक्योर कर रहा हूं तो मैं आखिर वो सर्कुलर या एड के अंदर लिख पाऊं। छठवां काम मैं करूंगा जहां पे मेरे को, अब मैं ड्राफ्टिंग करूंगा प्रॉस्पेक्टर। सातवां काम मैं पहले आरओसी को सबमिट करने के पहले एक कॉपी में किसको करूंगा सबमिट? बोर्ड को। तो बोर्ड को मैं बोर्ड से फाइनलाइज कराऊंगा, इसलिए बोर्ड मीटिंग हेल्ड करूंगा। हेलो, उसके बाद मैं आरओसी को एक कॉपी दूंगा। आरओसी को एक कॉपी देने के बाद फिर उसके बाद मैं पब्लिक को इशू करूंगा सर्कुलर। पब्लिक को इशू करने के बाद फिर मैं एक वेबसाइट के अंदर अपलोड कर दूंगा, चाहे ऐड हो या सर्कुलर हो। फिर मैं कलेक्ट करूंगा मनी और फॉर्म। फिर मैं डिपॉजिट रिसिप्ट भेजूंगा कंपनी, और फिर कंपनी डिपॉजिट करने के बाद चार्ज करेगी, लगे तो एसेट का ये भले यहाँ लो। उसके बाद फिर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट के अंदर एंट्री करेगी, और फिर ये पूरा लेखा जोखा मैं आरओसी को सबमिट करूंगा। इस तरीके से बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं किसने इंटरेस्ट सुना, मैं अभी पूछ रहा हूँ। ऑनलाइन वाले काम हो गया, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मैं ऑफलाइन से करता हूँ।